अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं जीएम गोलो, बायोलॉजी टीचर। आज फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का पहला लेक्चर हम आगाज़ करने जा रहे हैं, पहले चैप्टर का। और सिंह टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपको पता है जो पहला चैप्टर है वो है बायोमॉलिक्यूल का। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा बायोमॉलिक्यूल्स पे, बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स या इसको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी कहते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो ये पहले चैप्टर का नाम है। तो चैप्टर फर्स्ट भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि पहला चैप्टर ही हमारा बायोमॉलिक्यूल का है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डेफिनेशन के बारे में क्लियर होना चाहिए कि बायोमॉलिक्यूल हम किसे कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल से मतलब क्या होता है। अब देखिए, बायो वर्ड की माना है लाइफ। लाइफ के अंदर मॉलिक्यूल तो आपको पता है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे। अब लाइफ के अंदर हमें जो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं हम उनको बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। तो पहले ये कॉन्सेप्ट भी होता था कि ऐसे मॉलिक्यूल जो लाइफ के अंदर बने, जिनको लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, उनको हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन अब हम सिंपली ये कहेंगे कि ऐसे मॉलिक्यूल जो लाइफ के अंदर प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम बायोमॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहेंगे। क्लियर? तो अब बायोमॉलिक्यूल में आपको पता है, जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग बायोमॉलिक्यूल्स, तो एक तो ये ब्रॉड टर्म होता है जिनको आप सिंपली ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। दूसरे टर्म पे अगर हम आए तो हमें लाइफ के अंदर ऑक्सीजन भी तो मिलता है, हमें यहाँ पे वाटर भी मिलता है, हमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है। लेकिन मोस्टली जो बायोमॉलिक्यूल में फोकस किया जाता है वो फोकस ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स पे किया जाता है। तो ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स पे अब कैसे देखें, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कोई भी सेल है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, उस सेल के अंदर अगर हम कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन ऑफ सेल, उस सेल के अंदर, इस पूरे सेल के अंदर जितना भी मटेरियल है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म का। तो इसको हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म का। अब अच्छे से जानते होंगे कि प्रोटोप्लाज्म दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म आता है, दूसरा इसके अंदर न्यूक्लियस आता है। ये टर्म मैंने यूकैरियोटिक सेल के लिए इस्तेमाल किया है। अगर प्रोकैरियोटिक में आएंगे तो वहाँ आपको पता है न्यूक्लियस की जगह हम न्यूक्लियाइड या जीनोफोर कहेंगे। क्लियर? अब इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म की जो एक्चुअल कंपोजिशन है वो अभी तक पता नहीं किसी को, साइंटिस्ट को अभी तक उसकी क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अगर अंदाजे के हिसाब से हम कहें कि सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर 70 से लेकर जो 90% है वो हमें वाटर मिलता है, 70 to 90% वाटर। अब इस सेल से अगर हम वाटर को निकाल दें या वाटर को एवापोरेट कर दें तो रिमेनिंग जो बच जाएगा, आफ्टर एवापोरेशन जो रिमेनिंग बच जाएगा उसको हम कहेंगे ड्राई मैस या ड्राई वेट ऑफ सेल, ड्राई मैस या ड्राई वेट ऑफ सेल। अब इस ड्राई मास या ड्राई वेट में क्या होता है कि जो रिमेनिंग जितना भी आपके कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग लॉन्ग मॉलिक्यूल्स होंगे, आप कह सकते हैं वो भी हमारे क्या हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है? क्लियर? अब इन बायोमॉलिक्यूल में इन सब के बारे में जो स्टडी होती है, जो हमें बताएगी कि ये बायोमॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं इस सेल के अंदर, इनकी इंटरेक्शन कैसे होती है, ये काम कैसे करते हैं, वो सब हम स्टडी करते हैं एक साइंस के अंदर जिसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री को हम कहते हैं कि दिस इज बैकबोन है किसकी भाई, मेडिकल साइंसेज की, या कह दें आप बायोलॉजी की। तो बायोकेमिस्ट्री इट इज नॉट ओनली स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इट इज स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। लाइफ के अंदर जो केमिस्ट्री है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। मीन्स आप कहेंगे कि इट इज केमिस्ट्री ऑफ लाइफ।
इट इज़ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। अब बायोकेमिस्ट्री इस एक ही फील्ड के अंदर फिजियोलॉजी भी है, इसके अंदर एनाटॉमी भी है, इसके अंदर साइटोलॉजी भी है। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर बायोकेमिस्ट्री आपको बताएगी कि ये एक सेल से ये सेल बनता कैसे, एक्चुअली इसके पूरा आर्किटेक्चर आपको बायोकेमिस्ट्री बता सकता है, इसकी केमिकल नेचर आपको बायोकेमिस्ट्री बता सकता है। इससे न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन साइटोप्लाज्म तक आएगा इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, वो भी आपको बायोकेमिस्ट्री बताएगी। बायोकेमिस्ट्री आपको ये भी बताएगी कि ये सेल अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे एबनॉर्मल फंक्शन करने लग जाए तो कौन सी बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, वो हम पढ़ते तो जेनेटिक्स में, लेकिन एक्चुअली जेनेटिक्स के अंदर ही बायोकेमिस्ट्री है। अगर बायोकेमिस्ट्री को आप बायोलॉजी से निकाल दें, रिमेनिंग ऐसे समझे यहाँ पे ड्राई मास बचता है, तो लाइफ के अंदर भी ऐसे ही कुछ रह जाएगा। क्लियर? तो अब बायोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि केमिकल प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। तो लाइफ की जितनी भी केमिकल प्रोसेसेस होती हैं वो बायोकेमिस्ट्री उनके साथ डील करती है, आर्किटेक्चर ऑफ लाइफ के साथ। बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कुछ डिफरेंस होता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम सेल की मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं, उसकी कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, जबकि बायोकेमिस्ट्री ब्रॉड टर्म है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं, रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में जैसे फ़र्क होता है, ऐसे ही बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में फ़र्क है। अब आपको पता होगा कि बायोमॉलिक्यूल्स, आपने बेसिक्स इसका अंदाज़ा होगा आपको कि बायोमॉलिक्यूल कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास। जैसे कि आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स जिनके लिए आप जर्नल टर्म यूज़ करते हैं शुगर्स। उसके बाद कौन सा हो सकता है, आप कहेंगे सर प्रोटीन्स, ये भी हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद हम कहेंगे लिपिड्स, ये भी बायोमॉलिक्यूल्स, एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये हमारे पास, इसके साथ एक और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल क्या है, इन चारों की कॉम्बिनेशन है। अब बायोमॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये चार बेसिक मॉलिक्यूल लाइफ के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। लेकिन हम यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ ये पढ़ेंगे, हम यहाँ पे वाटर को भी पढ़ेंगे। हो सकता है हम कार्बन को ही पढ़ें, क्योंकि कार्बन हमारे न्यू सिलेबस में नहीं है, लेकिन पंजाब में आप देखें उसमें कार्बन की इंपॉर्टेंस है, ओल्ड एसटीबी में आप कार्बन की इंपॉर्टेंस देखेंगे। अब ये बायोमॉलिक्यूल जो हैं, ये बायोमॉलिक्यूल खुद किसके बने होंगे, बायोमॉलिक्यूल यूनिट्स के बने होंगे, जिनको हम कहेंगे बायो एलिमेंट्स। अब बायो एलिमेंट्स आपको पता है 3 कैटेगरी की होती हैं। एक को आप कहते हैं मेजर, माइनर एंड ट्रेस। मीन्स इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। मेजर वो होती हैं जो 90 से ऊपर आपकी बॉडी में, हमारे बॉडी में मिले, जो ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल जिसके मोस्टली बने होंगे। माइनर वो होंगे जो 0.something में होंगे, और ट्रेस वो जो बिल्कुल ही कम होंगे। अब ये कौन से हैं, आप थोड़ा बुक को तकलीफ दीजिएगा। अगर बुक को आप तकलीफ देंगे तो उससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएंगे, आपको याद रहेंगे। अब अगर हम बात करें कि बायोमॉलिक्यूल में एक चीज़ ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल क्या होता है। ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल किसको कहते हैं, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री वाले या साजा ने आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करवाए होंगे। चलो रिपीट हो जाएगा यहाँ पे कि ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल वो होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मिले हमें। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कौन से एग्जाम्पल हैं इसके, आप कहेंगे C6H12O6। उसके बाद चलें फिर अगर मैं कहूँ CH3, ये भी हमारा क्या है, ऑर्गेनिक है। लिपिड्स की बात करें, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारे हमारे क्या हैं, ऑर्गेनिक हैं। अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक आपको पता है जिसके अंदर या तो कार्बन हो या हाइड्रोजन अलग हो, या तो दोनों नहीं होंगे, जैसे कि ऑक्सीजन है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, या वाटर है।
तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। बायोमॉलिक्यूल सिर्फ ये नहीं है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बायोमॉलिक्यूल है। हमारे बॉडी में जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, हार्मोन्स भी बायोमॉलिक्यूल हैं, ये सारे हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं। लाइफ टोटली डिपेंडेंट है बायोमॉलिक्यूल पे, इसलिए कहते हैं कि ये हैं फ्यूल ऑफ लाइफ। दीज आर कॉल्ड फ्यूल ऑफ लाइफ। फ्यूल ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं कि भाई ये हमारा सेल जो है डिपेंडेंट है किस पे, कौन सी एक्टिविटीज़ पे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पे। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आपको पता है सारी डिपेंडेंट है बायोमॉलिक्यूल पे। अब ये तो लिटिल बिटिल मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है स्टार्टिंग चैप्टर का। अब इसमें ऑर्गेनिक में दो चीज़ें हैं, एक को आप कहेंगे मोनोमर, दूसरा हम कहेंगे पॉलीमर। मोनोमर के लिए कभी कभी हम ये भी इस्तेमाल करते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, या इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल। तो ये साइज के हिसाब से, ये कंपोजिशन के हिसाब से याद रखिएगा। मोनोमर क्या होता है कि सिंगल मॉलिक्यूल होगा, ऐसा मॉलिक्यूल जो सिंगल होगा, अकेला होगा, वो हमारा मोनोमर होगा। और पॉलीमर क्या होगा, मोर देन टू, दो से ज़्यादा, वो हमारे पॉलीमर होंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे। अब जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम ये मैं कह सकता हूँ कि जो मोनोमर्स हैं दीज आर यूनिट्स ऑफ पॉलीमर, यूनिट्स हैं। जब मोनोमर कंबाइन होंगे पॉलीमर बनेगा, जब पॉलीमर टूटेगा तो अगेन क्या बनेगा, मोनोमर बनेगा। अब इसमें जो मोनोमर है, मोनो वर्ड की मना एक अकेला, माइक्रो मना छोटा भाई, ये तो उसकी वेट के हिसाब से, साइज के हिसाब से। पोली मना मैनी ज़्यादा, मोर देन टू, टू से ज़्यादा, या दो भी हो सकते हैं। अब मिसाल आप देखें, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई न्यूक्लियोटाइड्स, ये मोनोमर है, न्यूक्लियोटाइड मिलेगा तो क्या बनेगा, पोली न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड, पोली न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल ये मिलते हैं, तो इन जनरल में कहूँगा या तो बनेगा फैट या बनेगा ऑयल। ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ये मिलते जाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा पॉलीसेकेराइड, माना कार्बोहाइड्रेट का एक पॉलीसेकेराइड बनेगा, ये मोनोसेकेराइड्स हैं। उसके बाद अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स, आप कहेंगे सर जब अमाइनो एसिड्स जुड़ेंगे असेंबली होगी इनकी तो क्या बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड, या जिसको हम कहते हैं प्रोटीन। तो ये हमारे कुछ जर्नल कॉन्सेप्ट्स हैं। अब यहाँ पे ये आपने देखा कि जो बायोमॉलिक्यूल है, मसलन बायोमॉलिक्यूल किसका बना हुआ है, बायोमॉलिक्यूल बना हुआ है बायो एलिमेंट्स का। ठीक है। अब बायो एलिमेंट को फर्दर हम ब्रेक तो करेंगे, लेकिन हमें एटम मिलेंगे, कोई और स्पेसिफिक चीज़ नहीं मिलेगी। इसलिए मोनोमर को फर्दर हम ब्रेक करेंगे तो हमें बायो एलिमेंट मिलेंगे, लेकिन कोई मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। अब बायो एलिमेंट आपको पता है नेचुरली में से जो 25 हैं वो बायो एलिमेंट्स होते हैं, उसमें फिर 16 जो हैं एनिमल्स के अंदर हैं, उसके अंदर 6 जो हैं बेसिक्स हैं, जिसके लिए हम वर्ड चिनॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। चिनॉप्स ये थोड़ा फेडरल और सिंध में देख लेना, आपको इसमें अदर बदल इसकी मिलेगी। चिनॉप्स में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर, ये आपके मेजर हैं। ठीक है। अब अगर ये हमने देखा कि मोनोमर जुड़ रहे हैं तो पॉलीमर बना रहे हैं, लेकिन जब ये मोनोमर जुड़ेंगे आपस में तो यहाँ पे रिमूवल हो जाएगा वाटर का, तो ये सारे रिमूव कर देंगे भाई वाटर मॉलिक्यूल को, यहाँ पे वाटर की रिमूवल हो जाएगी। अच्छा, इसको अगर मैं कहूँ जब एक
प्रोटीन बन गया, प्रोटीन को अगेन मोनोमर में कन्वर्ट करना है, जैसे हम डाइजेशन करते हैं तो मोनोमर में कन्वर्ट करने के लिए अगेन क्या होगा, वाटर की एडिशन होगी। यहाँ पे एंजाइम जो ऐड होगा वो कौन सा एंजाइम होगा, सिंथेटेज टाइप का, सिंथेटेज जो सिंथेसिस करवाएगा, और जो ब्रेक करवाने वाला होगा वो आपको पता है कैटालेज होता है। तो ये चैप्टर का हमारा अभी तक कॉन्सेप्ट है। स्टार्टिंग में दो प्रोसेस है, एक को हम कहते हैं कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन को और आप कह सकते हैं पॉलीमराइजेशन, या हम कहेंगे अल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशन। कंडेंसेशन मीन्स जुड़ना, असेंबली होना, पॉलीमराइजेशन मीन्स पॉलीमर का बनना। डिहाइड्रेशन की मना क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर रिमूव होगा। अब कैसे देखें, अगर मैं कहूँ हमारे पास एक मोनोमर है, ए जुड़ रहा है ए के साथ, अब ये जुड़ेंगे तो हमें एक पॉलीमर मिलेगा, लेकिन यहाँ से रिमूवल हो जाएगी किसकी, वाटर की। अब इसको मॉलिक्यूलरली प्रूफ करते हैं, कैसे देखिए। अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप, इधर हाइड्रोजन, ये रेडिकल, ये अमीनो ग्रुप। अमीनो एसिड ये अमीनो ग्रुप है, ये कार्बोजाइलिक ग्रुप है। पता है आपको कार्बोजाइलिक ग्रुप क्या होता है, एसिड होता है। ये इसका रेडिकल है, आगे हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन में इनको डिटेल से। इधर भी एक अमीनो एसिड है, ये इसका कार्बोजाइलिक ग्रुप, हाइड्रोजन है, ये रेडिकल, ये NH2। अब ये दोनों मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल मोनोमर जुड़ना चाहते हैं आपस में। जब ये जुड़ेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से रिमूवल हो जाएगी किसकी, यहाँ से रिमूवल हो जाएगी OH की, और यहाँ से रिमूवल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस ओपन फॉर्म में, तो यहाँ से रिमूवल हो जाएगी हाइड्रोजन की। देखें एक OH आया, दूसरा हाइड्रोजन आया, तो मीन्स यहाँ से क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ये OH गया, ये H यहाँ से, अब ये बॉन्ड यहाँ पे बन गया। क्यों, क्योंकि आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी है, लास्ट में 2 यहाँ बॉन्ड है, तीसरा ये, चौथा ये। अब एक बॉन्ड को तो खाली करना था, इसकी 3 थी, एक ये बॉन्ड इसके साथ, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसने हाइड्रोजन अपना रिमूव कर दिया। तो ये जो बॉन्ड बन गया, ये CN भी कहते हैं इसको, और इसको पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं, जिसमें एक डाईपेप्टाइड बन रहा है। अब आप देखें ये 2 अमीनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड बन गया और एक वाटर का मॉलिक्यूल लॉस हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एक ऐसी चेन है जिसमें 20 अमीनो एसिड्स हैं, 20 अमीनो एसिड, तो इसके अंदर पेप्टाइड जो बॉन्ड बने वो कितने हैं और वाटर हैं वो कितने हैं, ये सवाल है मेरा। अब इसका जवाब सिंपली आप कमेंट सेक्शन में भी छोड़ेंगे, इतनी मेहरबानी आप करेंगे, एक तो गर्मी है, माजरत। अब इस बॉन्ड में आपको पता है कि जो 20 अमीनो एसिड हैं इससे एक हम माइनस करेंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 19 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। तो अंडरस्टूड बात है, वाटर भी इक्वल होता है, तो वाटर भी कितने बनेंगे, 19 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। क्यों, वजह क्या है, देखें पहला जो बनेगा वहाँ पे एक काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बना है बॉन्ड, क्लियर। तो ये आपका कंडेंसेशन था। इसके उलट में अगर हम देखेंगे, इसका जो रिवर्स प्रोसेस है वो है हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। अब हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होगा कि इसमें पॉलीमर जो है, पॉलीमर्स टूटेंगे इनटू देयर मोनोमर्स। तो पॉलीमर ब्रेक होंगे किसमें, मोनोमर में, बाय एडिशन ऑफ H2O। याद रखें एंजाइम भी ऐड होते हैं। अब सेम ये वाला मसला, आपके पास एक डाई पेप्टाइड लिंकेज है, ये मॉलिक्यूल है, ये इसका कार्बोजाइलिक ग्रुप, ये तो हम नहीं रखेंगे अब यहाँ पे, ये नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन सेंट्रल कार्बन, यहाँ पे ये कार्बोजाइलिक ग्रुप,
अब ये इसका हो गया रेडिकल, ये इधर हाइड्रोजन, अगेन ये इसका रेडिकल, ऊपर हाइड्रोजन, ये इधर सेम NH2। अब देखिए यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो एंजाइम क्या करवाएगा भाई, H2O को ऐड करवाएगा। H2O को ऐड करेगा तो OH एंड H में ये स्प्लिट होगा, H अगेन यहाँ पे आकर ऐड होगा नाइट्रोजन के साथ, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये OH इधर आएगा, सेम जैसे आपने कंडेंसेशन में किया, यहाँ उल्टा प्रोसेस है, इसलिए इसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, एडिशन ऑफ वाटर है। तो यहाँ तक ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।